कि ये हनुमान जी का झंडा नहीं लगने देंगे। सेवा ही हमारा धर्म है। आज के यंगस्टर्स मानते हैं कि आज की पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है। नेता मतलब भ्रष्टाचार, नेता मतलब कि जरूर ये उल्टे सीधे काम करता होगा। तो उस कुर्ते पैजामे को दागदार उन कांग्रेसियों ने खरीदा। विधायक मतलब माइक तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ो। जो इस तरह का कृत्य कहीं जानबूझकर भी करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में दूरी बढ़े। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें दोषी होगा, आप विश्वास मानिए, बचेगा नहीं। दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट चैनल में कानपुर के जाने पहचाने बहुत ही प्रख्यात गोविंद नगर विधानसभा के विधायक जी श्री सुरेंद्र मैथानी जी आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू आपके द प्रीति रंजन पॉडकास्ट के लिए कि आपने इसको प्रारंभ किया है। इससे समाज के कई लोगों को जो ऐसे समाज जीवन में काम करना चाहते हैं या समाज जीवन में काम करते हुए आने वाली कठिनाइयों से रूबरू होना चाहते हैं, वो ये माध्यम आपने बहुत सुंदर बनाया है, जिससे नौजवान इसको देखेगा और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाज में कैसे उसको अपनी गतिविधियां बनानी, अपने जीवन की दिशा बनानी, उसमें कहीं ना कहीं आपका ये पॉडकास्ट उसके लिए लाभदायक होगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे पर्सनल आपकी लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी। सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपकी फैमिली में आपका जो रोल मॉडल कौन है और पर्सनल लाइफ में आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? देखिए, पर्सनल लाइफ में तो सेक्रीफाइस बहुत किया है। एजुकेशन के साथ साथ मैं बिजनेस भी करता रहा और लास्ट 30 ईयर्स से मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ चलाई। बड़ा हार्ड वर्कर हूँ मैं। हार्ड वर्क मैंने अपनी पूरी लाइफ में किया है और उसका फ़ायदा भी मुझको मिला है। और ऑनेस्टी मैंने अपनी टॉप पे रखी है। लोगों के दुख दर्द को कम करना और अपनी ताकत से जितना मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मेरा मन भाव अपने आप तैयार रहता है कि किसकी कितनी मदद कर दूँ जो मेरे कारण से उसको कुछ अतिरिक्त प्राप्त हो जाए। ये एक मन भाव मेरे मन में रहता है। और फैमिली में तो मेरी वाइफ निश्चित रूप से मेरी आइडियल है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में हम लोगों को एडजस्ट किया, मुझे फ्री रखा। हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली के कारण से ही मुझे टाइम मिला। घर में क्या सुख दुख है ये घर वाले ही देख लेते थे, मेरी वाइफ ही देख लेती और मुझे समाज जीवन के लिए पूरा समय मिल जाता था। तो ये मेरे लिए ये भी प्रयोग हो गया कि समाज में काम करते वक्त कैसे बिना घर की चिंता किए हुए हम समाज को समर्पित भी हो सकते हैं और घर भी हमारा बैलेंस होकर चल सकता है। ये घर वालों के ही उस व्यवहार तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सच में अगर आपकी वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आप ये करने में बहुत कठिनाई हो जाती। बिल्कुल सही बात है कि अगर फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हैं तभी आप किसी एक फील्ड में ग्रो कर पाते हैं। अदरवाइज सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है कि आप ग्रो करने में थोड़ा सा बहुत होती है। उससे पहले मेरी माता जी, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, उससे पहले मेरी माँ सपोर्ट करती थी, मेरे भाई सपोर्ट करते थे। किसी को भी नहीं पता था कि मैं पॉलिटिकल इतना तो मैं पूछना चाहूँगी क्वेश्चन, आप पॉलिटिकल बाय चांस आ गए हैं या पूरा सोच विचार कर आए हैं? अगर एक्चुअल कहूँ, आपके चैनल पे बिल्कुल ठीक कहूँ तो मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। ओके। मैं सोच समझ के पॉलिटिक्स में नहीं आया था जी। मैं गोरखपुर के पहले 11 किलोमीटर पहले एक सहजनवा है, ओके। वहाँ एक मस्करा इंटर कॉलेज है। वहाँ मैं फादर चूँकि एसआई में थे, ट्रांसफ़र हुए थे, 6 साल के लिए वो सहजनवा गए थे गोरखपुर के पहले। जी। हम लोग शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में ही रहते थे। ओके। वहाँ जाके फिर 4 साल हमने मस्करा इंटर कॉलेज में पढ़ा, 2 साल मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ा। वहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, उस समय विद्यार्थी परिषद से प्रेरित होकर मैं कार्यकर्ता नहीं बना। वहाँ कुछ लोग ऐसे थे लड़के जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बहुत उल्टा सीधा अनाप शनाप और गाली गलौज तक करते थे। तो वहाँ ऐसा माहौल कॉलेज स्कूल में बन रखा था कि उन्होंने देखा कि हमारे पास टीम ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमको विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करा दिया गया और फिर वहाँ हम लोगों ने इलेक्शन वगैरह करा करके और अपनी टीम पूरी लगा के और उन अराजक तत्वों को स्कूल से बाहर किया। तो इस तरह मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया। उसके बाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक बना। तो एक संकटा जी, माननीय संकटा जी अब नहीं हैं, बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, उन्होंने मुझको प्रथम वर्ष तक कराया, ओटीसी कराई। लेकिन मैं जब संघ में बन गया, वो भी एक बड़ी घटना है कि संघ में झगड़े से गया। हम लोग तो गोरखपुर में लोग अखाड़े में कुश्ती करते हैं, वहाँ पूरा एक ट्रेंड है, तो हम लोग भी कुश्ती करते थे। तो एक मुख्य शिक्षक, अब तो हम जानते हैं, मुख्य शिक्षक तब नहीं जानते थे, तो वो रोज आके बैठ जाते थे, हम सब लोगों के साथ दोस्ती करते थे। और दोस्ती करा उन्होंने, उसके बाद कहा कि चलो भाई हम लोग ये शाखा लगाएं। तो हम लोग का शाखा क्या होती है, कहने लगे ध्वज निकाला उन्होंने, तब हम लोग ध्वज नहीं जानते थे। उन्होंने देखा ध्वज, तो हमने कहा ये भगवा ध्वज। हम लोग तो कुश्ती करने के पहले हनुमान जी की मूर्ति से टीका लगाया, निकाला, लाल लंगोट पहना, हम लोग कुश्ती करे। तो हमने कहा ये भगवा ध्वज यानी हनुमान जी का झंडा? क्या? हाँ हाँ, हनुमान जी का झंडा। तो हमने कहा चलिए, तो हम लोग वहाँ पर फिर लगाने गए शाखा। तो वहाँ कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने हिंसा कर दी, ईंट पत्थराव कर दिया। और जब उन्होंने ईंट पत्थर चलाए तो हम लोगों के दिमाग में क्रोध आया, बिल्कुल यंग स्टेज थी, क्रोध आया कि ये हनुमान जी का झंडा नहीं लगने देंगे हमारे उसमें, हनुमान जी की प्रार्थना नहीं होने देंगे। और वो थोड़ा वर्ग विशेष के लोग थे, तो हमने कहा वो लगने नहीं देंगे। अब इतनी जंग हुई कि वहाँ तो सब कुछ चलता है, हाकी, डंडा, चैन, पैन, सारी चीजें। अच्छा। और 1.5-2 महीने तक संघर्ष हुआ। हम लड़कों की टीम, मेरी बड़ी भारी टीम थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारी हत्या हो जाएगी, ऐसा लगा कि हम उनकी हत्या कर देंगे, क्योंकि क्रोध सर पे था कि हनुमान जी का तुम झंडा नहीं लगने दोगे। और ऐसे करके फिर बड़े लोगों ने बीच में पड़ करके 1.5-2 महीने बाद हम लोगों का समझौता कराया। तब पहले दिन शाखा लगी, मैं नहीं जानता था ये शाखा है। हम लोग तो गए उस शाखा पे, उन्होंने फिर ध्वज लगाया, और ध्वज लगा करके उन्होंने फिर ध्वज प्रणाम कराया, फिर प्रार्थना करी। तो प्रार्थना में जब वो कहने लगे तो हम लोग चुपचाप, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, हम लोग तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोग चूंकि बड़े थे हमसे वो, तो हम लोग चुप रहे। फिर वो बिकिर हो जाती शाखा में, तो ध्वज निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। वहाँ पर हम लोग उनसे बिगड़ गए, हम लोगों से बड़े थे, तो हम लोग बिगड़ गए कि आपने हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। कहने क्या बेवकूफ़ बना दिया? मैंने कहा आपने कहा था कि ये हनुमान जी का झंडा लगेगा, झंडा तो आपने लगाया पर आपने हनुमान जी की पूजा नहीं कराई। संघ में ये पद्धति नहीं है कि बिकिर के बाद फिर से वो तुरंत ध्वज लगाए। अच्छा। उन्होंने उस समय, तत्कालीन 87 की बात है ये, 79 की, तो उस समय संघ में ऐसे ही जगह जगह लोग बड़ा वो करते थे, और हम लोग संघ जो स्वयं सेवक होते थे वो वहाँ शाखा लगाने के लिए हम लोग भी जिद करते थे, और तमाम ऐसी घटनाएं होती थी। तो उन घटनाओं से स्वयं सेवक बनते थे, पैदा होते थे। अच्छा। तो हम सब लोग भी जब उन्होंने झंडा लगाया तो उन्होंने उस विधा को तोड़ा हम लोगों को स्वयं सेवक बनाने के लिए। मुझे आज भी याद है कि 27 लोगों की हमारी उस समय वो संख्या थी जो हम उस समय मौजूद थे। उन्होंने फिर से ध्वज लगाया, और ध्वज लगाने के बाद इतिहास उन्होंने मतलब नया लिखा कि हम सब लोगों ने हाथ जोड़ करके पूरी प्रार्थना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, और तब हम लोग संतुष्ट हुए कि हाँ ठीक है, अब कि हमारे आराध्य की अब अच्छा तो इस तरह से स्वयं सेवक बने। और उसके बाद जब प्राथमिकी प्रथम वर्ष किया तब पता चला कि संघ क्या है, और संघ को समझना मुझे लगता है जीवन भर, संघ हम समझ नहीं सकते, लेकिन रोज संघ को जीने का काम हम सब लोग करते हैं। और मैं ऐसा विधायक हूँ जो आज भी नियमित अपनी शाखा में पिछले लगभग 25 वर्षों से जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। वो चूँकि स्वयंसेवक है तो मन में भाव भी ये रहता है कि वहाँ सिखाया ही जाता है, हमारे ब्लड में सेवा ही हमारा धर्म है, ये सिखाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कभी वो लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते नहीं हैं वो उंगली उठाते हैं, उनको पता नहीं कि स्वयंसेवक कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा तो घायलों को, मरीजों को, खून से लथपथ लोगों को उठा उठा अस्पताल पहुंचा रहा होगा, किसी को रोटी दे रहा होगा, किसी को चप्पल दे रहा होगा, किसी को दवा दे रहा होगा। सारी सेवा सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से भी पहले संघ का स्वयंसेवक दिखाई देता है। ये सेवा भाव हम लोगों को सिखाई देता है, जिसको मैंने आत्मसात संगठन में भी किया, विधायक के नाते भी किया, और तभी मैं आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जानों को प्राथमिकता पे बचाता हूँ। किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों से, अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी परिवार में यदि कोई कठिनाई है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसको कहीं कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है, पैसे के अभाव में नर्सिंग होम में गरीब व्यक्ति की जान चली जाती है,
और नर्सिंग होम बिना पैसे के इलाज नहीं करते। ऐसे में वो व्यक्ति आए, मेरा कार्यालय नीचे चौराहे गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत है, देवकी टाकीज के पास। रोज़ 10:30 से 12:30 मैं वहाँ बैठता हूँ। सवेरे 10:30 से 4 बजे तक ऑफिस भी खुला रहता है। लोग आए और आ करके बहुत सारे लोग अपनी मदद लेते हैं। मुझे लगता है किसी की अगर मैंने जान बचा दी तो मैंने अपने जीवन के साथ उस चीज़ को ले जाने का प्रयास किया जो केवल अपने जीवन समाप्ति के बाद ही मिल सकता है। लोग कहते हैं प्रीति जी कि कफन में जेब नहीं होती। मैं दावे से कहता हूँ कफन में जेब होती है, लेकिन आपको तब दिखाई देगी, उसमें आप अर्थ भौतिक चीज़ें, गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको कफन में जेब दिखाई दे जाएगी। जो आया है वो तो जाएगा। उसको जेब तब दिखाई देगी जब आप किसी के पुण्य के अंश को अपने साथ ले जाना चाहेंगे, तो आपको कफन में भी जेब दिखाई देगी, आप उसको लेकर के जा पाएंगे। तो इसलिए मैं प्राथमिकता पे सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश, ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है, उसको करता हूँ। लेकिन अगर उसी समय कोई मदद वाला आ गया तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब 2 मिनट बैठिए, आप चाय पीजिए, मैं ज़रा इसकी मदद कर दूँ, क्योंकि पता नहीं कौन से क्षण में उस गरीब की जान चली जाए और मेरे किस टेलीफोन से, मेरे किस मदद से क्या पैसा उसको दिला करके उसकी जान बच जाए, किसी की माँ बच जाए, किसी का बेटा बच जाए, किसी की बेटी, किसी का पिता बच जाए, वो परिवार खुश हो जाए। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे। अच्छा सर, आज के यंगस्टर्स मानते हैं कि आज की पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, तो इस माइंडसेट को आप किस तरीके से चेंज करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स को और पीछे लेकर के जाइए। जिस समय मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस समय कांग्रेस की सरकार थी जी, तो उस समय जैसा सरकार की गतिविधियां थी देश की आज़ादी के बाद जी, तो शुरुआत के जो 10 वर्ष थे उस समय तो चूंकि हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था आ गई थी, धीरे धीरे देश चूंकि आज़ाद हुआ था, एक अलग प्रकार की खुशी का वातावरण था। उस समय पॉलिटिक्स को समझने की और पॉलिटिक्स में जाने की बहुत ज़्यादा लोगों को वो नहीं थी, क्योंकि लोग आज़ादी के दीवाने थे, तो अपने को समर्पित करते थे कि वो देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद की उस खुशी में मस्त रहते थे। जब वो 10 वर्ष बीता तो उसके बाद नौजवानों ने जब पॉलिटिक्स में जाने की सोची तो उनको बड़ा अजीब सा वातावरण दिखाई दिया कि कश्मीर ये हो गया, वो हो गया, सब जो भी व्यवस्था वो हो गई, उस पर उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा नौजवानों को। ये बात अलग है कि उस समय कांग्रेस ही केवल एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और लोगों को था कि इसका विकल्प ही नहीं है कोई, तो लिहाजा उन्हीं को उन्होंने करना है। तो ऐसे में इधर 14 के पहले तक आते आते और बीच में एक कालखंड रहा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल का, जब उन्होंने एक वोट के खातिर उस वोट को खरीदा नहीं। देखिए नैतिकता का कितना बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ लोग, हमारे पूर्वज, हम जिनके वंशज हैं, पॉलिटिकल वंशज हैं, वो हमारे कैसे उनके त्याग और उनका क्या मैसेज हम लोगों को होता है। एक वोट, एक देश का प्रधानमंत्री सत्ता में है और एक वोट बिकने वाला सामने खड़ा है। पैसे की कमी नहीं होती, सत्ता में है, कोई दिक्कत नहीं। लोग अगर हमारा एक कार्यकर्ता 50-50 पैसा भी दे देता, 20-20 पैसा भी दे देता, तो वो जितना बिकते हमारा कार्यकर्ता खरीद लेता, पूरे देश का कार्यकर्ता खरीद लेता। लेकिन उन्होंने नैतिकता को उदाहरण बनाया, एक वोट के खातिर सरकार उन्होंने छोड़ दी, पर उन्होंने उस वोट को खरीदना, वोट को नहीं खरीदा। ये शुरुआत हुई हमारी। इसके बाद आप 2014 के पहले, मुझे याद है उसके जब मेट्रो नोएडा में चली थी पहली बार, 7-8 की बात होगी, ऐसे लगभग होगी। मैं जनरल सेक्रेटरी कानपुर बीजेपी का था। हम लोग मेट्रो देखने के लिए दिल्ली गए और मैं कुर्ता पजामा पहना था। मैं कुर्ता ही पजामा पहनता हूँ, मैं जनरली पैंट शर्ट नहीं है मेरे पास, पहनता भी नहीं। तो वहाँ जब मेट्रो में बैठे, हम 7 लोग थे दोस्त, मेट्रो में बैठे तो जो लड़के यंग आ रहे थे, लड़के लड़कियाँ जी, वो हम लोग को ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत गंदा व्यक्ति कोई हमारे बीच में बैठा है। हाँ। कुर्ता पजामा मतलब कोई लीडर बैठा, नेता बैठा, अच्छा, मतलब बहुत कोई गंदा व्यक्ति बैठा। हाँ, मतलब नेता मतलब भ्रष्टाचार, नेता मतलब कि जरूर ये उल्टे सीधे काम करता होगा, हत्या करता होगा, लोगों की इस जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, क्योंकि आम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि नेता लोग हैं तो मतलब इसी तरीके से बने हैं। तो उस कुर्ते पैजामे को दागदार उन कांग्रेसियों ने कर दिया। 2014 में आते हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने जो, चूंकि इनका जैसा बैकग्राउंड है, जैसा हम लोगों का बैकग्राउंड है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम सब लोग निकले हैं कि हमें पता है। मैं तो आपको शुरू में बताया कि शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष रहा हूँ, कठिनाई जानता हूँ। मैं आज अपने क्षेत्र में पानी के समरसेबिल अथाह देता हूँ, क्योंकि मेरी माताजी कहती थी, ऊपर का घर था हमारा, माताजी कहती थी बस्ता पहले रख दो, पहले 2 बाल्टी पानी चढ़ाओ तब स्कूल जाओ। आप कल्पना करिए, शिक्षा बाद में
पहले पानी पहले पानी। यानी भोजन कैसे बनेगा, नहाएंगे बिल्कुल कैसे। सही बात। हर बच्चे की, हम 3 भाई बहनों की यही ड्यूटी थी, 4 भाई बहनों, अच्छा। 3 भाई थे और 1 बहन, कि 2-2 बाल्टी जब सब चढ़ा देंगे तब स्कूल जाएंगे। आज माता पिता कहते हैं जाओ पहले स्कूल, पानी हम दे रहे हैं तुम्हें। पानी हम दे रहे हैं, इसलिए मैंने क्योंकि पानी आजकल के व्यवस्था- माता पिता तो ज़्यादा सुविधा देने ज़्यादा लगे सुविधा। बच्चों को। तो जो ये डाउन टू अर्थ मोदी जी पढ़े और वहाँ निकले, जब उन्होंने राजनीति को सुचितापूर्ण तरीके से किया, आज जैसे उन्होंने देश को, जनता की गरीबों को, अपनी सरकार को समर्पित किया, विश्वास अर्जित किया, जैसे उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, जैसे गरीबों को सरकार का मतलब बताया कि कैसे निःशुल्क आवास भी दिया जा सकता है, जी। 5 लाख का बीमा भी दिया जा सकता है, महिलाओं को गाँव में शौचालय दिया जाता है। हमारी माता जी वगैरह गाँव में जब मजबूरी होती थी किनारे शौच जाने की, बिल्कुल। और ट्रक की लाइट और गाड़ियों की लाइट पड़ती थी, आप कल्पना करिए हमारी माँ और बहन खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल मजबूरी, आप सोच के देखिए कि हमारी बेटी, माँ, बहन कैसी स्थिति में थे। उन्होंने दिया शौचालय, उनकी इज्जत को बचाया कि भाई अब आप इज्जत से अपने गांव में रहिए, अपने उसमें रहिए और आप मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करिए। आवास दिए, 5 लाख का बीमा दिया, बहुत सी चीज़ें, सुरक्षा दी, डेवलपमेंट दिया, गांव में रोजगार दिया। तो ये उन्होंने ये दर्शाया कि एक राजनीति करने वाला दल या सरकार में रहने वाला दल अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखे तो वो सरकार का मतलब गरीब जनता को बता सकता है। हाँ। और सरकार को गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंचा अच्छा, सकता आपके हिसाब से मतलब हर किसी का कुर्ता गंदा नहीं है, हर एक के नहीं। दामन पर दाग नहीं है, नहीं है। तो और ये उन्होंने हम लोगों को हर कुर्ते कोई गंदी पैजामे- राजनीति करके आगे नहीं आया आ है। सकता। जी। और उन्होंने हमारे इस कुर्ते पैजामे का अब सम्मान बढ़ाया, बड़े जी, सम्मान से लोग जी, जी। हम लोगों को अभी देखते हैं, जी, पॉलिटिक्स को देखते जी। हैं, और हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ कि हम महसूस करते हैं कि मेरा आचरण व्यवहार आपके प्रति, गरीब आदमी के प्रति, प्रत्येक जरूरतमंद के प्रति कैसा होना चाहिए, ये हम प्रदर्शित करेंगे, तब उसका इसने हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा हम विधायक हैं और गुरूर में आ जाएं कि मैं तो विधायक हूँ, ठीक है जी अभी आना जाओ, थोड़ी देर में देखेंगे, नहीं चलने वाला। नहीं चलना, क्योंकि मोदी जी ने जनता इसको ने बदल ही दिया। बनाया है आपको। जनता ने बनाया, मोदी जी ने और योगी जी ने इसको बदल दिया। जी। अदरवाइज उस कालखंड में मैं भी कई विधायकों के पास जाता था, कई सांसदों के पास ऐसे जाते थे, देखते थे भाई ये विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसा लगता था कि अगर विधायक सांसद ने एक बार देख लिया तो बहुत हम लोग तर गए। तर गए, कांग्रेस बहुत का बड़ी समय बात था हो गई। कि बड़े बड़े, आज मैंने अपने यहाँ परिभाषा विधायक की बदली विधानसभा में। बिल्कुल। एक गरीब आदमी, एक ठेले वाला, एक मोची, हलवाई, नाई, ये सारे भाई मेरी गाड़ी रोक लेते हैं और बड़े फक्र के साथ बिना किसी अप्रोच के प्रीति जी मेरे पास आ जाते हैं वेरी गुड, ये तो बहुत कि बड़ी आप बात आइए है। कि विधायक जी आइए। और जरा से लड़के जो अभी मतदाता भी नहीं है, वोटर नहीं है, EWS कॉलोनी में रहते हैं, हमारे यहाँ बर्रा है, दबौली है, गुजैनी है, रतला नगर है, तो जरा से लड़के, विधायक जी जरा इधर घूमिए, आपके साथ फोटो खिंचानी है। एक ने इधर से कुर्ता खींचा, विधायक जी इधर घूमिए, फोटो खिंचानी है। मैं भी ऐसे ही घूम जाता हूँ तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस, उनको ये लगता होगा कि विधायक जी बहुत मेरी रेंज में मेरी- और 4 लड़कों को दिखाता है, देखो विधायक मेरे हैं, और उनका नंबर मेरे पास रहता है। अगर उन्होंने फ़ोन मिलाया तो मैंने कहा हाँ भाई सुरेश, हाँ भाई राम, हाँ भाई श्याम, वो खुश हो जाता है बस। बच्चा। और वो जो वोटर नहीं है वो घूम के मेरे लिए वोट मांगता है कि मेरे मेहतानी जी को वोट दे दो, मेरी भाजपा को वोट दे दो, जबकि वो सदस्य नहीं भाजपा का। तो बताइए। ये हमारी इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी, हमारा आचरण व्यवहार जनता से हमको प्यार दिलवाता है। ये मोदी जी ने और योगी जी ने और हमारी पार्टी ने हमको सिखाया है। इसलिए कुर्ते का मान, कुर्ते पैजामे का मान अब बढ़ा है। नौजवान अब इसमें बहुत आ रहा है। आप देखिए कि जितना पढ़ा लिखा काफ़ी नौजवान है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं IT क्षेत्र में। हाँ, पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप नेता बन तो जाओ, नेता बन जाइए, पहले था। पैसा है थोड़ा सा तो नेता बन जाओ। आज आप देखिए हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, उन्होंने आंकड़े दिए। पहले क्या होता था कि विधानसभा में विधायक मतलब माइक तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, क्या वातावरण बना हुआ था। जी। आज देखिए हमारे यहाँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, वहाँ एडवोकेट अच्छी संख्या में हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ PhD डॉक्टर हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मतलब लगभग अगर मैं कहूँ सारे दलों को उठा लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सारे ही दलों को आप उठा लीजिए तो मैक्सिमम आपको हमारे यहाँ 90% लोग ऐसे मिलेंगे अभी जो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड वो समाज सेवा में आगे आए हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में आने से पहले यंगस्टर्स को कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के पहले जैसे हमने कुछ भी नहीं तैयारी की, उससे कुछ नहीं, उसका मनोभाव स्पष्ट रहना चाहिए।
लेकिन पॉलिटिक्स में किसी लालच से न जाए, यस, सेवा भाव से जाना सेवा चाहिए। भाव से जाए, वो सेवा भाव से जाए, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और कठिन परिश्रम को कोई पस्त नहीं कर अच्छा, सकता। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में क्या सपोर्ट चलता है, किसी मुझे की लगता है सिफारिश मेरे पास तो चलती है? किसी का सपोर्ट नहीं, मैं तो केवल पार्टी का एक कार्यकर्ता और हार्ड वर्कर, जैसे मैंने कहा, इतनी कड़ी मेहनत। मैं अच्छा, लेकिन पहले जिला कार्य समिति का सदस्य रहा, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं महामंत्री, फिर महामंत्री, फिर महामंत्री, फिर अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, फिर विधायक, कंटिन्यू 22 साल तक केवल परिश्रम। कोई ऐसा नहीं था कि जिससे मैं कहूँ कि मुझको ये करा दीजिए। अच्छा विधायक जी, एक बात पूछना चाहेंगे, कई लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके साथ में कई लोगों ने साथ में जर्नी स्टार्ट की होगी, तो वो वहीं पर रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, तो ये कैसे होता है? नहीं, इसको आप इस परिवेश में देखिए कि जैसे कानपुर में 70 लाख की आबादी है जी 10 विधानसभाएं हैं, जी 10 ही व्यक्ति तो विधायक बनेंगे, शेष के पास अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी है। कोई गरीबों के बीच में सेवा कर रहा होता है, कोई डॉक्टर्स है हमारा तो डॉक्टरों में सेवा कर रहा होता है, कोई IT सेक्टर में काम कर रहा होता है, सबके पास कोई अध्यक्ष होता है, कोई महामंत्री होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, कोई प्रदेश का लीडर होता है। अच्छा, अलग अलग जिम्मेदारियां सबके लेकिन पास होती हैं। इनकम सबसे ज़्यादा विधायकी में होती है। नहीं बेटा, इनकम देखिए, सब में इनकम आपकी होगी जो सबसे पहले तो आप में होगी। मैं विधायक में उतना पैसा नहीं पा रहा हूँ जितना मैंने बिजनेस में प्राप्त किया। मैंने बिजनेस में आज तक 30 साल में लास्ट प्रॉपर्टी मैंने 2011 में ली थी। मैंने कम से कम देहरादून में, गुड़गांव में, नोएडा में, कानपुर में तमाम प्रॉपर्टी अपने बिजनेस रहते हुआ, विधायक के बाद तो मैं एक प्रॉपर्टी नहीं ले पाया, गाड़ी नहीं ले पाया। गाड़ी तो मैंने 2 गाड़ियाँ मेरी, जब मैं अध्यक्ष था तब से मेरे पास गाड़ी है और उन्हीं गाड़ियों में मैं चल रहा हूँ आज भी। अब लेने का मन है, अब लूँगा। लेकिन विधायकी में जो सम्मान वो पैसे से प्राप्त नहीं हो सकता। आपके काम से होता कितनी है। भी इनकम हो जाए, हमारे पास अरबों रुपए आ जाए, हमें वो सम्मान नहीं मिल सकता। मैं कोई अगर मेरा इसको पॉडकास्ट प्रीति जी का सुन रहा हो तो बुरा ना माने। किसी के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका शहर में हजार करोड़ रुपए है उनके पास, 100 करोड़ के मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जिनकी यहाँ पर हैसियत है। लेकिन कितने लोग उनको जानते हैं ये वो जाने। लेकिन हम सब लोग जो समाज जीवन में शुचिता के साथ काम करते हैं, गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, और उनसे भी तो वही लोग सहृदय याद व्यवहार भी रखते हैं। रखे जाते शहर हैं। जानता है, प्रदेश जानता है, देश बिल्कुल जानता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए पैसा या सम्मान, मुझे लगता है कि सम्मान में बहुत बड़ी चीज है। यस। पैसा तो जो भी हमारे पास होगा हमें यहीं छोड़ के चला जाना है, ये सम्मान हमारे साथ जाने वाला है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आने वाले 5-10 साल में आप बीजेपी का फ्यूचर कैसा देखते हैं? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बीजेपी में मोदी जी, योगी जी और विशेषकर मोदी जी आज की राजनीति नहीं करते हैं। इससे पहले जो राजनीति होती थी वो ये होती थी कि आज नारा दो, गरीबी हटा देंगे, और फिर वो हटाए ना हटाए अपना सीट पर बैठ जाए, ये कर देंगे, झूठे वादे करना, झूठे वादे करके सत्ता को हासिल करना और फिर सत्ता को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन होता है, हमारे लिए साधन नहीं है। ये आप मोदी जी के जीवन चरित्र से देख लीजिए, हमारी पार्टी के जीवन चरित्र से देख लीजिए, हम लोगों को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए। मोदी जी अगर आज कह रहे हैं 2047 में देश हमारा विकसित होगा, और मोदी जी अगर कह रहे हैं कि 1000 वर्षों के लिए भारत को मजबूत करना है, 100 वर्षों के लिए राजनीति में नए ऐसे 100 हर क्षेत्र में, हर जगह पे, हर जिलों में, हर प्रदेश में नौजवानों को निकालना है। ये किस लिए? जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो वो डिबेट कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा। अब्दुल कलाम जैसे देखिए, कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, राष्ट्रपति बने। आप विवेकानंद जी देखिए, कौन पॉलिटिक्स में थे, कितना बड़ा हमारे आइकॉन बने। आप तमाम बहुत सारे लोग, द्रौपदी मुर्मू देखिए, बहुत सारे लोग। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हम विधायक बनकर, सांसद बनकर या राजनीति में ही हम कुछ प्राप्त करके और कुछ समाज को दे सकते हैं। मैं जानता हूँ बहरीन में एक लड़का मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता था, बहरीन में गया, वो अपना बहरीन में ही सेटल हो गया है। उसने मुझको एक दिन फ़ोन किया कि भाई साहब, मैं बहरीन में संस्कृत भाषा पर एक डिबेट कर रहा हूँ, उसमें आपको आना है। अब उसने मुझको बोला है कि कभी भी मुझे भेजेगा तो शायद उस गोष्ठी को, डिबेट तो नहीं कहेंगे लेकिन गोष्ठी है, वो बहरीन में कर रहा है। तो ये, अब वो लड़का विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वो कोई राजनीति का दल का, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है। भारत माता के प्रति उसका सम्मान है, देश के प्रति सम्मान है, समर्पण है। तो वो चाहता है कि भारत माता की
जय हो, इसलिए वो बहरीन में भी अपनी परंपरा, अपने सनातन आस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहा है, लीड कर रहा है। आज बहरीन में वो तमाम जगहों के लोगों को इकट्ठा करके और ये संस्कृत भाषा पे एक गोष्ठी करने जा रहे हैं। तो आप में प्रतिभा है, आवश्यक नहीं कि उस प्रतिभा को राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये भी आवश्यक नहीं कि वो प्रतिभा आपकी लोगों को लाभ ना दे। आप आगे बढ़िए, पॉलिटिक्स के माध्यम से अगर आना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स के माध्यम से आइए, अदरवाइज तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल वर्क करके भी आप आगे आ सकते हैं। मैं कोरोना कालखंड में मैंने देखा, कोरोना में सख्त आदेश माननीय योगी जी का, मोदी जी का हम लोगों को कि एक गरीब या एक व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। 14 रसोइयाँ मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में चलाई और पूरे उसको चलाता ही रहा जब तक कोरोना रहा। और आप विश्वास मानिएगा, पूरा सच मैं कह रहा हूँ, मैं नाम दे सकता हूँ, फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, हमारे बड़े बड़े घरों की वो महिलाएं, वो हमारी माताएं बहनें जो अपने घर में रोटी नहीं बनाती, वो गरीबों के लिए और जान बचाने के लिए पूड़ियाँ बेल रही थी। क्या है ये? बताइए, मानवता है, ये परोपकारता ये है समाज सेवा। इसके लिए कौन सा उनको विधायक होने की जरूरत है, कौन सांसद होने की जरूरत है? उनका कोई नाम भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। वो आई दिन दिन भर बैठी है। मैं चौंक गया जब मैं देखता हूँ कि कारों से वो नीचे उतरने वाली नहीं, वो ये कर रही है। अभी मेरे पास एक लेडी आई, यहाँ पांडुनगर की है, वो बहुत बड़ा, मैं उनके संस्थान का नाम बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, वो बहुत बड़ा परिवार है। वो ऐसी 7 ओल्ड लेडी हैं, उनकी उम्र सबकी 70 से 80 के बीच होगी। वो आई कि विधायक जी मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि किसी का भला हो और मेरा नाम ना हो। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या कर सकती हैं, कि क्या बेस्ट रहेगा? तो मेरा भी मन भाव वही रहता है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि गरीब आदमी डीप फ्रीजर अगर निःशुल्क वाला आप दे दो, तो गरीब आदमी को, उसके घर में कोई मर गया तो बर्फ़ खरीदने के भी उसको 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते। डीप फ्रीजर होगा तो वो फ्री उसको ये सुविधा, फ्री सुविधा उन्होंने मुझको डीप फ्रीजर दिया। और मैंने ऐसे ही इन बड़े बड़े घरों से 7 डीप फ्रीजर मैंने लिए हैं और गुरुद्वारों में दिए हैं। शास्त्री नगर गुरुद्वारा, पांडुनगर गुरुद्वारा, रतनलाल नगर गुरुद्वारा, चर्च में दिया है। ऐसे 7 जगह मैंने रखवाए हैं। आप कल्पना करिए कि गरीब आदमी जो 2.5, सबने जाना है, जो आया है सबने जाना है, लेकिन जो गरीब आदमी 2.5 हज़ार की बर्फ़ नहीं ला सकता, उसके लिए कितना बड़ा उपयोगी। एक तरफ उसके पास डेड बॉडी पड़ी है और उसको अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है और उसको 2.5 हज़ार की बर्फ़ भी लानी पड़े, कैसे चलेगा? तो ये सेवा जो है अद्वितीय है। मैं एक गरीब कार्यकर्ता के घर पर गया तो देखा वो रो रहा था, उसका पिता मरा। तो वहाँ पर मेरे ड्राइवर ने बताया कि भाई साहब ये इनके पिता मर गए और इसके पास अंतिम संस्कार का पैसा नहीं। मैंने चुपचाप निकाला जो भी करना था। मैंने कहा समाज में इसकी भी इज्जत है, ये ना लगे कि विधायक जी ने दिया है। चुपचाप ड्राइवर को दिया, मैंने कहा दिया बताना नहीं। और उसके बाद लौट के आया, मैंने तुरंत एक निःशुल्क शव वाहन दिया कि अब किसी गरीब को शव वाहन, पूरे शहर में जाता है वो शव वाहन, और निःशुल्क 1 रुपए नहीं पड़ता। तो मतलब अगर घाट तक लेके जाता है, किसी को अगर कुछ मदद की जरूरत होती तो कानपुर में मुझे ऐसा लग रहा सबसे पहले आप ही का नाम आता है लोगों की जमात पर। कानपुर नहीं, मेरे पास जैसे हेरिटेज संस्थान है, कैंसर हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल है, उर्सला है, काशीराम है। मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार, उनकी भी मंशा रहती है और बार बार जिद करके इन लोगों के लिए पैसा लाता हूँ। मैं हार्ट के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए पैसा लाता हूँ। आप देखिए अभी वहाँ पे प्राइवेट कमरे भी बनवाने के लिए मैंने पैसा दिलवाया है, ICU बढ़वाने के लिए पैसा दिलाया। कैंसर में अभी मैंने JK कैंसर को 1 करोड़ रुपए दिलवाया है। अभी मैं चेस्ट हॉस्पिटल को दिलवाया। ये सबसे वोट नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जनता ने जो वोट दे दिया, अरे सड़क नाली खड़ंजा, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए? इससे मुझे कुछ पुण्य थोड़ी मिलेगा। ये तो उन्होंने वोट दिया है, ताकत दी, उनका अधिकार है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। पर उन्होंने जो ताकत दी, मुझे विधायक बनाया और मेरी सरकार है, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो मैं अपने कारण से अतिरिक्त इनको क्या दे पाया। तो इसलिए मैंने इन हॉस्पिटलों में, आज आप पूछ सकते हैं कानपुर में पूरे कि हॉस्पिटल हैलट हो, ये सारे संस्थान हो, बहुत प्राथमिकता से। अब कैंसर का पेशेंट है, बॉम्बे अगर जाता है तो वो बॉम्बे में जो उनका टाटा वालों का है, वो बॉम्बे में रहने के लिए जो अटेंडेंट्स हैं, हाँ, उनके लिए एक अलग स्थान है। मैं उन अटेंडेंट्स को वहाँ रुकवाने के लिए जो संस्था है, उससे मैं रईस लोगों से कहता हूँ कि भाई साहब इनको कुछ दान दे दीजिए। अच्छा। जिससे गरीब आदमी जब मैं भेजूँ तो उसके परिजन वहाँ रुक सके, उनको भोजन फ्री मिल सके। क्योंकि कैंसर के पेशेंट जिस परिवार में हो जाता है, भगवान न करे किसी में हो, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उनके पास लास्ट तक पैसा नहीं बचता है, खाने का नहीं बचता है। ऐसे में उनको वहाँ रोकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। मैं आपके चैनल से बार बार कह रहा हूँ कि दर्शकों, मैं प्रीति जी को धन्यवाद दूंगा कि पॉडकास्ट में आज इन्होंने मुझे ये बताने का अवसर दिया है। किसी को भी कैंसर हो, चेस्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, कैसी भी बीमारी हो, आप यथासंभव, हो सकता है कि 100 लोग आएँ,
तो मैं 90 की मदद कर पाया, 10 की नहीं कर पाया, कुछ कारण हो सकता होगा। लेकिन प्रयास मेरा 100 में से 100 लोगों की मदद के लिए गंभीरता के साथ होता है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को ये मानता हूँ कि ये मेरे परिवार का है, उसको कैंसर हुआ है, उसको लीवर है, उसको किडनी है। मैं पूरे बाई हार्ट मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मुझको लोगों ने ये आशीर्वाद दिया है, मैं लोगों की जान को बचाने के लिए फ्रंट पर खड़ा दिखाई दूंगा। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब आप इतना नेक कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे देखिए आप विधायक हैं, आपको जनता ने बनाया, आप जनता के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जनता आपको दुआएं तो देगी। तो बस यही आशीर्वाद लेकर, यही दुआएं लेकर हम लोग जब जाते हैं इस दुनिया से विदा करके, तो यही सब यही लेकर लेके जाते जाते हैं। हैं। तो विधायक जी, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम में अपोजिशन पार्टी के रोल को आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि अपोजिशन राजनीति से भटक गया है। दो कारण हो सकते हैं, या भटक गया है या मोदी जी की कार्यशैली से अपसेट हो गया है। वो एजेंडा नहीं सेट कर पा रहा है। राजनीति में एजेंडा होता है जनता की सेवा, प्राथमिकता। उस सेवा से क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे देश का भला, कैसे गरीब का भला, कैसे जरूरत लेकिन राहुल गांधी जी, मैं अभी अपोजिशंस का नाम आया तो नाम लेना चाहूँगी, वो तो अक्सर गरीबों के साथ बैठते हुए, खाते हुए, उनके साथ में कभी एक बार एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वो पेंट कर रहे हैं, उन्होंने पुताई कर रहे हैं, ये उन्होंने सब भी करते देखिए, हुए। उनको जितना बता दिया जाता है उतना वो करते हैं। उसका इम्प्रेशन इसलिए नहीं जाता नीचे तक, क्योंकि जब उनकी जबान खुलती है तो वो पता चल जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा। संसद में क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, आलू जा रहा, सोना निकल रहा, क्या बोल रहे हैं आप एक नेशनल पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं। और फिर लोग इसको घृणा करते हैं। जब आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था से घबरा रहा है, उसको पता है कि भारत, आज हम अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पे जापान को पछाड़ चुके हैं और हम आ गए हैं। और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो टैरिफ वैरिफ आप देख रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। इनको पता है कि भारत, जब हम अपने स्वदेशी पर पूरा आधारित हो जाएंगे। अब चाइना को उठा करके देखिए, चाइना तभी डेवलप हुआ है जब स्वदेशी चाइना में घर 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 कुटीर उद्योग उनके यहाँ, तभी तो इतना सस्ता सामान देते थे। वही चीज़ें हमारे यहाँ प्रारंभ हो गई हैं। जिन कुम्हार भाई को कोई भूल गए थे लोग, आज उनके कप में चाय पिलाना अपनी शान समझते हैं। ये मोदी जी ने डेवलप किया है। और इस आधार पर जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो ये अमेरिका वगैरह जैसे लोग राहुल गांधी जी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये वहाँ जब जाते हैं तो ऐसी बातें बोल देते हैं जो न नौजवान पसंद करता है, न बुजुर्ग पसंद करता है, न देशवासी पसंद करते हैं। संसद में जब बोल देते हैं, जब मुंह खोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एम है, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इससे उनकी छवि, मतलब उनकी छवि क्या, यूँ मान लीजिए कि उनके कारण कांग्रेस की छवि पूरी खराब हुई है। और ऊपर से उनका यूँ कह लीजिए कि दुर्भाग्य कि इसी कालखंड में मोदी जी हैं जो जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उनका कैरेक्टर देख लीजिए, उनकी सोच देख लीजिए, विज़न देख लीजिए। अगर मोदी जी भी चाहें कि मुझे आज प्रधानमंत्री बनना है तो वो तो इतने काम कर ही रहे हैं, इसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों उनके दिमाग में ये आ रहा है कि 47 में हो, 100 वर्षों तक देश हमारा मजबूत रहे, क्यों हो कि हम पहली अर्थव्यवस्था हो जाए। अरे भैया, हम प्रधानमंत्री तो बन ही गए, लेकिन नहीं, देश भावना, देश की आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, ये वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, समझ में आएगा दर्शकों को कि मैं एक बैठक में बैठा था, बहुत बड़े लीडर, मैं नाम लेना उचित नहीं समझो, मेरे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के लीडर देश के, समझ जाएंगे लोग, बैठे थे। मैंने कहा भाई साहब, लोग कह रहे हैं कि अभी कहीं कहीं पर छोटे स्तर पे, ऊपर तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अब कोयले की खान नहीं बिकती है, अब 1,82,000 करोड़ का घोटाला नहीं होता है, ये सब नहीं होता। किसी ने कहा, मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि भाई हम RTO गए तो RTO में हमें 50 रुपये देना पड़ गया, 100 रुपये देना पड़ गया, 1000 रुपये, 500 रुपये देना पड़ गया। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात हमें बताई, कह रहे देखो, ये जो हमने डिजिटल इंडिया किया है, इसमें अभी दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक वो जो पिछले 50 वर्षों से आज़ादी के बाद से और अभी तक लगातार वो, या उसके बाद जो लोग अभी तक बैठे हैं, उनके अंदर ये भाव है कि हमारी जो सैलरी है वो तो हमारा अधिकार है, ऊपर से कुछ मिला तो नौकरी अच्छी है, नहीं मिला तो बेकार है यार, बेकार, उसको बेकार मान लिया। एक दूसरा नौजवान है जो कहता है, वो गया RTO, उसने कहा मेरा TL बनना है, उन्होंने कहा, अगर किसी ने कहा, दलाल ने कहा कि लाओ 100 रुपये, तो उसने कहा वो कहेगा उससे क्यों दें, ये देखिए मेरे मोबाइल पे ये कागज़ जमा, ये फ़ोटो जमा, ये आधार जमा, ये साइन मेरे जमा, किस बात का दे दें तुमको। वो कहा अच्छा कल आइए, तो वो 100 रुपये का तेल खर्च करके वापस चला जाएगा,
फिर दूसरे दिन 100 रुपए का तेल खर्च करेगा, लेकिन उसको नहीं देगा। उसको तो नहीं देगा। ये पीढ़ी जिस समय अगली आने वाली पीढ़ी जिसके लिए मोदी जी देश सजा रहे हैं, जी। ये नौजवान जब देश को संभालेगा, यानी इसमें अंतर आएगा मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का। जब 10 साल बाद ये जवान, एक पीढ़ी 25 साल में एक पीढ़ी चली जाती है, जी। तो जब 10 साल बाद ये नौजवान अब संभालेगा, तो आप कल्पना करिए कि ये चीजें सब खत्म बिल्कुल हो खत्म हो जाएंगी। सब डिजिटल आदमी के सारा। हाथ पे है। मैं तुम्हारे ऑफिस जाऊं क्यों भाई? किस लिए आरटीओ जाऊं? किस लिए मैं मंडी समिति जाऊं? किस लिए मैं तुम्हारे सरकारी ऑफिस जाऊं? मैं घर पे हूं, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है मैंने ऑनलाइन भर दिया, जी। मेरा पेमेंट भेजिए, मेरे खाते में भेजिए डीबीटी के माध्यम से। जी। वरना जिस समय मोदी जी खाता खोल रहे थे, आप देखिए कितना कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, हाँ। खाता खोल रहे हैं, गरीबों का पैसा घर से निकाल लिया, अंदर भर दिया, बैंकों में भरवा दिया, मार डाला गरीबों को। और पता उनको तब लगा जब ये उनकी जो लाइन संस्कृति थी, लाइन लगवाने वाली जो दलाली प्रक्रिया थी, खत्म हो गई। अब सीधे खाते में पैसा आ जाता है। अब जिसके खाते में पैसा आ गया, वो खाते में पैसा आने के बाद क्यों निकाल के किसी को देगा? मोदी जी वहाँ से बटन दबा रहे हैं, यहाँ पैसा आ रहा है, क्यों दे दें हम आपको? योगी जी वहाँ बटन दबा रहे हैं, यहाँ पैसा आ रहा है, क्यों दे दें हम आपको? नहीं देगा। ये चीजें तब समाप्त होंगी जब ये हमारा आज का नौजवान इस देश को संभालेगा और डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से हो जाएगा। इसमें कुछ विसंगतियां भी होती हैं जो धीरे धीरे हमारी सरकार, मोदी जी, योगी जी उसको जैसे विधायक जी अभी बोला जा रहा है कि बिहार का भी प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, तो उसमें भी बोला जा रहा है कि पूरा वोट चोरी हुई है। लोग समझ जाते हैं इस बात को। अब वो अनएजुकेटेड टाइम नहीं है कि जिस समय एक गांव का प्रधान वो भेड़ चाल करता था कि चलो सबको हाँका कि चलो भाई फला को वोट देना है, तो सब प्रधान जी के आगे नतमस्तक। अब तो पिता किसी को वोट देता, पुत्र किसी को वोट देता। जी। अब वो समय चला गया, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जी। और इन्होंने कह दिया संविधान बदल देंगे। कुछ समय के लिए तो भ्रमित कर दिया, संविधान बदल देंगे, लोगों को सोचने का मौका नहीं दिया। और हम लोग भी नहीं समझा पाए क्योंकि चुनाव का टाइम कम था कि अगर संविधान बदलना था तो भैया 10 साल तो मोदी जी वैसे ही फुल फ्लैश पूरे गवर्नमेंट पे थे, बदलना होता तो नहीं बदल देते। जी। लेकिन अब लोगों को पता लगा कि अरे यार इन्होंने तो झूठ बोल के लोकसभा की सीटें भी हरवा दी। और तब लोगों ने परिणाम दिया, तब उन्होंने हरियाणा भी दे दिया, महाराष्ट्र भी दे दिया, अब बिहार भी दे दिया। और अब की देखिएगा बंगाल की बारी है, बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। तो सर, कानपुर नगर निगम को लेकर आजकल बहुत गर्मा गर्म थोड़ा सा न्यूज़ चल रही है, तो उसको लेकर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? हाँ देखिए, मुझे लगता है चूँकि नगर निगम का सदन हमारा है और मेयर भी हमारी हैं, पार्षद भी हमारे हैं, और काफ़ी जो इधर जो भी समाचार पत्रों में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत फहमियाँ हैं जिसको संगठन ने संज्ञान में लिया है। और जल्दी ये गलत फहमियाँ दूर हो करके, और इसमें चूँकि वो कार्यकर्ता भी हमारे हैं, सदन भी हमारा है, तो लिहाजा वो दूरियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं अध्यक्ष रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि संगठन जब संज्ञान लेता है तो उन चीज़ों को ठीक कर लेता है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अकेला एक ऐसा कार्यकर्ता होता है जो अपनी बात तो फोरम पे किसी को भी कहने के लिए स्वतंत्र होता है। वो किसी पर, अब उसको कहीं संसदीय हो जाता है तो कहीं पर सीमा पार असंसदीय हो जाता है। तो हम लोग पहली बार में उसको ऐसा नहीं करते, किसी ने असंसदीय कर दिया तो एकदम उसके पूरी जीवन भर की तपस्या को हमने खराब कर दिया कि नहीं जी अब तुम जाओ। उस वक्त समझाते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं, 4 लोगों के दबाव होते हैं, बड़े नेता होते हैं, परिवार के बड़े लोग होते हैं, संगठन होता है, क्षेत्र संगठन होता है, प्रदेश संगठन होता है, राष्ट्र संगठन होता है, वो सब मिल करके इन चीज़ों को डाइल्यूट कर लेता है और फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो कोई मुझे लगता है बहुत सामान्य जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, आपस में ही लड़ा रहा है, ऐसा क्या है? विपक्ष तो अपना काम ये इसलिए करता है, विपक्ष के पास जनता के हित का कोई भी मुद्दा नहीं है। और विपक्ष की ये पॉलिसी ही रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर चढ़कर अपने को जिंदा करने का एक असफल प्रयास करता है। उसके पास मुद्दा नहीं है। अरे भाई तुम सोचो ना कि हम गरीब की जान कैसे बचाएं, उसको कैसे तो आपको भी लगता है कि विपक्ष भड़का रहा है ये आपस में, या फिर बीजेपी के आपस के लोगों में? ये विपक्ष ही इसको जन्म देता है, और तब उनकी थोड़ी नासमझी या कहीं गैप हो जाता है, जो उस गैप के कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कहीं हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको लेकर के ये दूरियां होती है जो संगठन इसको पटाक्षेप कर लेता है। ये तो आपके हिसाब से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो अभी सॉल्व हो रही है? सॉल्व मुझे लगता है कि वैसे तो हो गई है। अच्छा। जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा वो संगठन देख रहा है, प्रदेश नेतृत्व तो देख रहा है, तो इसमें बहुत हमारे चिंता का विषय नहीं है। जनता प्रभावित ना हो इसके लिए हम सब लोग सचेत हैं, जनता के हक न मरे इसके लिए सचेत हैं, और जो हमारे अंदर की कोई बातचीत है
वो हमारे अंदर की है। इस पर विपक्ष को नहीं झांकना चाहिए। हम विपक्ष क्या नहीं झांकते। हम कभी नहीं कहते मुंह से कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को मन से धक्का देकर समाजवादी पार्टी पे कब्जा कर लिया। कभी नहीं कहते। हम कभी नहीं कहते कि कैसे अखिलेश जी की सरकार में क्या क्या होता था, सब दुनिया ने देखा। हमने क्या किया, हम उस पर फोकस करते हैं। आपने मेरा चुनाव लड़ते हुए देखा होगा, मैं कभी विपक्षी प्रत्याशी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं जनता के बीच यही कहता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे मोदी जी ने ये किया, मेरी पार्टी ने ये किया, मेरे योगी जी ने ये किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने ये किया, जनता ने मेरे साथ आशीर्वाद दिया, तो जनता के प्रति मैंने ये समर्पण किया। इतने से ही मैं जनता का आशीर्वाद लेता हूँ। तो मैं ध्यान ही नहीं लगाता। तो विपक्ष के पास चूंकि कोई जनता के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपोजिशंस के लिए खिलाफ बोलता रहता है। वो अपोजिशन का लोकतंत्र में जो उपयोग होना चाहिए उसको ना करके अपने स्वार्थ में, उनको लगता है कि सत्ता आ जाए तो मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा बेटा, ये सब लोग डेवलप हो जाए, वंशवाद को बढ़ावा दे, वंशवाद को बढ़ावा, परिवारवाद को बढ़ावा, वो डेवलप हो जाए और जनता जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ क्या है, वंशवाद नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो जनता ही सर्वोपरि है। हम लोग, मैंने कहा कि आज भी हम, मोदी जी हों, योगी जी हों, हमारी पार्टी हो, निगाह रखी रहती है हम लोगों पर कि हमारी गतिविधियाँ क्या है, हमारी जनता के प्रति हमारा आचरण व्यवहार क्या है, इस पर निगाह लगाए रहते हैं। बिल्लौर विधानसभा में अभी जो एक गाय कांड का मसला आया है कि आप ही के विधायक जी ने एक बोला है कि मेरी गाय का मांस का जो हुआ है, मामला आया है, तो बोला कि मस्जिद के बाहर सुअर का मांस फेंक दिया जाएगा। तो ये क्या सही है? ये देखिए, जब गाय कटती है तो बहुत सारे, मतलब लगभग सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ये बहुत सारे लोग नहीं होते, ये संख्या में कम लोग होते हैं जो इस तरह का कृत्य कहीं जानबूझकर भी करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में दूरी बढ़े। आप उनको विधायक सीट से अगर हटा दीजिए तो भी ये स्वाभाविक आक्रोश बनता है लोगों का। वो, उन्होंने कोई शब्द अगर ऐसा कहा तो वो, उसका पक्षधर कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब गाय के अवशेष मिलेंगे, गाय कटी मिलेगी, तो किसी के भी हिंदू का खून खौलेगा। और हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहते हैं, हम कानपुर गंगा जमनी तहजीब के आधार पर गणेश शंकर विद्यार्थी और हजरत रूहानी के नाम से जाने जाने वाले शहर में रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हमारे वर्ग विशेष के लोग, वो ठेकेदार इस तरह का अगर कोई कृत्य कराने का प्रयास करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और उस पर जांच चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे चलने वाली ये कानून व्यवस्था की सरकार है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें दोषी होगा, आप विश्वास मानिए, बचेगा नहीं। ये वो उत्तर प्रदेश है, आज का उत्तर प्रदेश जी। तो एक विधायक जी, एक क्वेश्चन और अभी आ रहा है कि पीली सदरी का क्या राज है ये? पीली सदरी, ये मेरा शौक है। मैं वैसे भी, चाहे माँ पीताम्बरा कहें, चाहे हरि जी कहें, भगवान, आस्था, संस्कृति, और उससे मान लीजिए कि मैं अपना इस पीली सदरी, बाबा के ये रुद्राक्ष और माथे पे टीका, मेरी माता जी, मुझको 30 साल से मैं माथे पे ये टीका लगाता हूँ, अक्षत लगाता हूँ, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और मैं जनेऊ भी धारण किए रहता हूँ और चोटी भी मैं रखता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें 30 वर्षों से मैं करता रहा हूँ लगभग। मेरी माँ मुझे ये सिखा गई थी और इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। एक बार मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि ये हाथ से रुद्राक्ष हटाओ। मैं केदारनाथ गया था, महाकाल गया था, काशी गया था, पंडितों से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी मुझे डांट चुके हैं कि इसको हटाओ, इससे हाथ से गले में पहनो, इसको हाथ में नहीं पहनते। तो उन्होंने इसका जो भी मुझे बताया तरीका कि ये ऐसा है और इसमें कहीं अशुद्धि नहीं होती। फिर मैंने इसको, महाराज जी ने जब कहा तो 3 दिन मैंने इसको उतार के रख दिया। ओके। तो मुझे आप विश्वास मानिएगा कि 3 दिन मुझे रात बेचैनी हुई। फिर मैं महाराज जी से माफ़ी मांगी है। मैंने कहा महाराज जी मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लूज सा हो रहा है। मैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ असहाय सा। और इसको पहनने के बाद मुझको लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, कैसा परिश्रम कर सकता हूँ, किसी की कैसी भी समस्या का निराकरण कर सकता हूँ, किसी के साथ मेरा मनोभाव खराब ना हो, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इससे जागृत होता है।
मैं किसी की ज़मीन पे ना कब्जा कर पाऊँ, मैं किसी के पैसे को ना देखूँ, मैं किसी के कहीं चारित्रिक कोई ऐसी बात ना हो। ये सब चीज़ें मेरे इस कॉन्फिडेंस लेवल को इन कारणों से बढ़ाती है और मुझे लगता है कि आज इसी पीली सदरी के कारण से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और तो आप मेरे लगभग कितने टाइम से इस पीली सदरी को धारण कर रहे ये तो हैं? मैं जब से विधायक हुआ तब से मैंने धारण किया है। इससे पहले मैं कलर वाली पहन लेता था, अच्छा, लेकिन तो उसके बाद कभी से मतलब ऐसा कुछ आस्था का प्रतीक है या कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा काम बना हो कि पीली सदरी पहन के आप गए हों कुछ और उस दिन कुछ स्पेशल काम हुआ तो लगा हो कि ये मेरे लिए लकी कलर है तो यही मुझे पहननी है आज के जी, बाद? मैं पीली सदरी पहना था जब मुझे पहली बार टिकट मिला। मैं पीली सदरी पहना था जब मैंने पहली बार सदन की शपथ ली। मैं पीली सदरी पहना था जब पहली बार योगी जी से मिला, उनका आशीर्वाद लिया। मैं पीली सदरी पहना था जब मैं माननीय अमित शाह जी का, माननीय सुनील बंसल जी का, अपने नेतृत्व का आशीर्वाद लिया। और ये पीली ही सदरी थी जब मैं मोदी जी के साथ उनके मंच पर था। लेकिन आपको ये कब पता चला कि आपने कभी ऐसे अचानक से पीली सदरी पहनी हो तब कुछ काम बना, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ठीक रहा, बस इतना ही है। और कि मतलब आपने भगवा कलर या राम के कलर को पहनकर आपने सोचा मैं शपथ लेने जा रहा हूँ तो पीली सदरी धारण कर रहा बाय हूँ? द वे हो गया, ये भी बाय द वे अच्छा, कि मैं पीली सदरी पहन करके ये सब किया और मुझे शुभ लगा। और दूसरी बात, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरे बायो के टीचर थे हरसाय इंटर कॉलेज में, जी, अजय प्रताप सिंह जी थे, वो एचओडी थे। तो वो बताते थे, वो हम लोगों को एजुकेशन के साथ साथ कुछ अलग प्रयोग बताते थे। वो कहते थे कपड़ा वो पहनो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, और दूसरा बताते थे कि कपड़ा चाहे तुम कितना भी पुराना पहनो, फटा ना हो, उसको सुई धागे से सिल लो। सिल लो। ये दो चीज़ वो बताते थे जो जीवन भर तब से और आज तक मैं उसको फॉलो करता हूँ कि कपड़ा जो मुझको अच्छा लगता है मैं वो पहनता हूँ। और ये बाय द वे ईश्वर की कृपा बन गई मेरे ऊपर कि मेरा मन भाव ऐसा बना। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहना चाहिए, इसलिए मैं अब इसको पीले को उतार नहीं पाता। ओके, विधायक जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, कानपुर राजनीति में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि कानपुर राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मुझको अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस, उनको लगता ही नहीं कि ये विधायक हैं, उनको लगता ही नहीं था तब कि ये अध्यक्ष हैं, उनको लगता ही नहीं था तब ये महामंत्री हैं। तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरी जनता है, मेरा परिवार है। और बाकी तो यही सब दोस्तों में से कुछ मेरे किसी क्षण में कभी कोई होता है, अगले क्षण में कभी कोई होता है, उसके अगले क्षण में आपके कभी हिसाब कोई से होता है। जनता ही आपकी परम मित्र है? जनता जनार्दन और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता मेरे परम मित्र हैं। तो बहुत अच्छा, आप मतलब आपकी राय बहुत अच्छी, सोच बहुत अच्छी है। विधायक जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बहुत काम करता हूँ और ऑन रिकॉर्ड मतलब करीब 5,247 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मेरे पास अंकित है, जिनको मैंने उनकी योग्यता के अनुसार, किसी को 8,000 तो किसी को 15,000 तो किसी को 20,000 तो किसी को 30,000, जिसको जैसी योग्यता है, कोई ट्रेंड है, कोई अनट्रेंड ट्रेंड है, कोई स्किल डेवलपमेंट से आया है, तो उसको मैंने नौकरियां दिलवाई हैं। मैं इसमें इसलिए रुचि रखता हूँ कि मैंने भी जब इंटर पास किया था तो मेरे पिताजी मुझको साइकिल में लेकर के गए, कहने लगे चलो लाल इमली में तुम्हें नौकरी लगवा दें। मैं गया, लाल इमली में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने एनडीए का पेपर दिया, एक बार एनडीए का दिया, बस एनडीए का भी नहीं हुआ, तो मैं बिजनेस लाइन में आ गया। मैंने कहा लगता है मेरा भाग्य उधर नहीं है, मुझे नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। फिर मेरे पापा ने कहा कि मम्मी ने मेरी माता जी ने कहा कि जाओ कुछ अच्छा अपना कारोबार शुरू कर लो। तो मैं गया जिला उद्योग केंद्र, जी, तो वहाँ एक बाबू मिला। तो उस समय की बात है, ये बात होगी 82-83 के आसपास की। जी, इंटर मैंने कर लिया था। तो उसके बाद मैं वहाँ गया तो बाबू कहता कि आओ, देखा उसने, तो मैं जरा जीन्स और शर्ट और बाल मेरे बड़े बड़े थे, अब तो गायब हो गए। जी, तो मैं सब अपना गया, ठीक ठाक बना रहता था, थोड़ा शौक था जैसे नए लड़कों को रहता है। जी, 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 तो मैं गया तो मैंने कहा कि भैया कोई यहाँ कर हम काम डालना चाहे तो उसने देखा, उसको लगा कि कोई ठीक व्यक्ति आ गया, कहता बैठो। कहने लगा ऐसा करो कि 5 चाय मंगा लो और 10 समोसे मंगा लो। तो मैंने कहा मुझे काम क्या दिलाओगे आप? कहने लगे तुम्हें ऐसा जुगाड़ बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें फ्री का भी पैसा सब्सिडी के रूप में प्राप्त भी हो जाएगा। मैंने कहा लगता है कोई बहुत बड़ा ईश्वर मिल गया, ये मुझको लाइन पे लगा देगा। तो मैंने उसके समोसे मंगाए, पैसे तो होते नहीं थे, हाँ। समोसे मंगाए, चाय मंगाई। फिर कहता है कि अच्छा ये फार्म भर दो,
इसमें सब्सिडी मिलेगी 25% और तुम्हें ये हम लोन करा देंगे, इस योजना में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा देंगे। 25% में आधा तुम्हारा आधा हमारा, और जो पैसा 75% लोन का बचेगा उसको तुरंत जमा कर देना 1 महीने 2 महीने बाद और डिफाल्टर दिखा देना। मैंने कहा एक सरकारी कर्मचारी एक लड़के को किस अपराध के रास्ते पर डाल रहा है? बताइए। डाल कहाँ रहे हो तुम? मतलब पहले तो कह रहे हो 25% छूट आधा आधा, मतलब इससे बढ़िया सीधे कह दो कि डकैती डाल लो, कहीं चोरी कर लो। मतलब क्या कह रहा है? ये जमाना वो था। और मुझे लगता है कि आजकल जैसे मैं यही चीज़ें देख करके मैं जब जाता हूँ MSME और जिला उद्योग केंद्र, तो ये चर्चा करता हूँ, उनको बताता हूँ कि देखो ये वही ऑफिस है जहाँ मुझको अपराधी की तरफ ढकेला जा रहा था, और आज ये वही केंद्र है जहाँ पर बच्चों को रोजी रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए मैं बच्चों को मेला लगाता हूँ, रोजगार मेला लगाते हैं रोजगार मेला, रोजगार के साधन दिलाता हूँ। 5-5 लाख रुपए लोन बहुत सारे लोगों को दिला करके दुकानें खुलवा दी, कई बेटियों को पैसा दिलवा दिया, कईयों को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करके सिलाई मशीन देकर हमारे यहाँ होजरी का हब है उससे उसको कनेक्ट करा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे जगह पर लड़कों को जो जैसा योग्यता है, ये उसके ऊपर है कि वो 8,000 की नौकरी पा सकता है या 80,000 की जी पा जी, सकता है। ये तो योग्यता उसकी के ऊपर। योग्यता पर जी है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन उसको काम दिला देता हूँ। प्रयास रहता है कि अगर मेरे पास 100 लोग आए कि मुझे काम चाहिए, तो मैं लोगों से अपनी अप्रोच ऐसे करता हूँ जैसे तुम मुझ पर एहसान कर दो, इस बच्चे को नौकरी दे दो। और वो भी चूंकि मैं विधायक हूँ तो इसका प्रभाव होता है। जी। और ये फिर मैंने वही बात कही कि विधायक होने के बाद सड़क नाली खड़ंजा मूलभूत सुविधा देना कर्तव्य है, लेकिन ये करना हमारी उस ताकत का एक अंश है जिसका पूर्ण का अंश भी हमें प्राप्त होगा। और जिस परिवार में 2 रोटी मैं दे ले गया, आप समझिए उसको सड़क मिले ना मिले, परिवार चल गया, वो परिवार बहुत प्रसन्न होता है और बहुत आशीर्वाद देता है। सड़क तो 2 महीने बाद भी बन जाएगी, जी जी, लेकिन उसको रोटी पहले चाहिए, उसको रोटी। जीवन पहले चाहिए। जी जी जी, उसका कोई घर का सदस्य पैसे के अभाव में मरे ना, डेथ ना हो। क्योंकि मैं भी एक बात बता करके अपना निवेदन भी पूर्ण कर लूँगा कि मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूँ। इसलिए मुझे याद है मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ तो मोटरसाइकिल पे मैं उनको लेकर के इसी रावतपुर क्रॉसिंग से जा रहा था, 90-92 की बात है। और उनको अटैक हुआ, कार्डियोलॉजी लेके जा रहे थे, क्रॉसिंग बंद थी और क्रॉसिंग में हम लोग मैं मेरी माताजी, मैं आगे बैठा था, बीच में फादर, और एक ही मोटरसाइकिल में तीनों थे, पीछे माताजी थी और हम लेकर के जा रहे थे। और वहाँ पे रो रहा था मैं भी, माताजी भी, कि क्रॉसिंग बंद है, ऐसा ना हो जान चली जाए। किसी तरह ट्रेन निकली और हम लोग को जब भी समय मिला तो निकले, कार्डियोलॉजी गए। उन्होंने 7,500 का इंजेक्शन लोड किया। डॉक्टर बंसल थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अब बेचारे अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो उन्होंने 7,500 का इंजेक्शन लोड किया। जी। फिर पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, मेरे चूंकि खानदान में सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो मेरे जी। डॉक्टर भाई एम मैथानी ने कहा, उन्होंने कहा कि यार ये इंजेक्शन सूट नहीं करेगा, ये वाला भर दो। तो वो 17,000 का था, मेरे पास उतना पैसा नहीं, 10% ब्याज पर पैसा ला करके उस इंजेक्शन को लगाया। और वो जो लोड था, मैंने कहा किसी को लगा देना भैया, फेंकना मत आप। और वो तब मेरे पिताजी की जान बची। रो रहे थे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर। इसलिए मेरे मन में भाव रहता है कि पैसे के अभाव में किसी गरीब, कोई बच्चा मेरी तरह ना रोए, कोई मेरी माँ की तरह ना रोए, इसलिए उसकी जान बचाने मतलब के लिए जिसके दिल पर मैं गुजरती है वो ज़्यादा वो चीज़ें जानता है। समझता है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रीति जी बोल रहा हूँ कि आपके दर्शक कहीं कोई अगर हेल्थ में, किसी के पास अगर कोई ESI कार्ड नहीं है, किसी के पास कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी के पास अन्य कोई बीमा कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोग अगर पैसे का अभाव है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोष खुला है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोष खुला है, मोदी जी, योगी जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं भी आपके साथ खड़ा होकर के भरपूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपका तो सर वो कैसे, जी, अगर उनको मान लो ट्रीटमेंट वगैरह कराना है तो कैसे, क्या वो मैं डॉक्टर का एहसान लेता हूँ अपने ऊपर जी कि डॉक्टर साहब प्लीज़, अब मैं विधायक हूँ ना, तो मैं जब कहूँगा डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा सा आपकी तुलना में या दूसरे की तुलना में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, जी जी जी, तो मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब ये मेरा परिवार है, ये गरीब आदमी, हमने कहा ये मेरे बहुत क्लोज है, मैं जानता भी नहीं तब भी कहता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि जनता है। मैं जब वो आता है कोई गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी, कभी नहीं पूछता मैं कि तुम गोविंद नगर विधानसभा के हो, कानपुर के हो, फर्रुखाबाद के हो, मैनपुरी के हो, फतेहपुर के हो, बांदा के हो, कुछ नहीं। किसी की जान बची तो हमें जो चाहिए वो हमें दे दिया ईश्वर ने, उसको जो चाहिए वो तो हमारे पास ताकत थी, जनता ने दी थी तो हम दे पाए उसको, लेकिन हमें अनचाहे मिल गया, उसकी जान को बचा दिया। जी जी। तो सर जैसे कि आम जनता में उनको पता कैसे चलेगा कि अगर उनको ट्रीटमेंट कराना है
या इलाज कराना, उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ प्रॉब्लम है मेरा ऑफिस 10:30 से तो 4 आप बजे जनता तक। दरबार लगाते मैं हैं? जनता दर्शन रोज करता हूँ, सोमवार मंगलवार अच्छा। जनता के जो काम होते हैं उनको कराने के लिए लखनऊ जाता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण सभी लखनऊ में होते हैं, तो 2 दिन मुझे जनता के काम से लखनऊ रहना पड़ता है। जी। बाकी शेष 5 दिन 10:30 से 12:30 मैं स्वयं बैठता हूँ, और 10:30 से 4 बजे तक मैंने लड़के की टीम या मेडिकल की टीम अलग बैठा रखी है, जो बराबर कोई आए उसको बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उसका काम करेंगे, ठीक से समझाएंगे, और उसको जी। कैमरे से मैं बराबर अपने मोबाइल पे देखता रहता हूँ जी। कि मतलब कहीं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। अच्छा, 4-5 क्वेश्चंस रैपिड फायर बहुत शॉर्ट में पूछूंगी कि अब नई आपकी न्यू कार कौन सी होगी? और देखिए, जब मैं अध्यक्ष था तब भी मेरे पास फॉर्चूनर थी, और तभी की फॉर्चूनर है, और अब मुझको लेनी है, वो भी मैंने लोन से ली थी, लोन अदा हो गया, अब फ्री हूँ, अब मैं फिर उसको लोन पे लेकर के और इंतजार कर रहा हूँ कि हाइब्रिड आ जाए गाड़ी तो मैं फॉर्चूनर ही ले लूँ। स्किल इंडिया? स्किल इंडिया नो डाउट कि ये फ्यूचर है नौजवानों का। बोट चोर? ये बातें मुझे लगता है कि उनको स्वयं को नीचा दिखाती है, और लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार की बातों को, और किस व्यक्तित्व पर क्या कह रहे हैं वो, ये उनकी असफलता का बड़ा कारण बन गया। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल में आए, बहुत प्रीति रंजन बहुत जी, शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा आपके पॉडकास्ट को, कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपके समस्त सहयोगियों को, जो कैमरामैन हैं, लाइटमैन हैं, जो इसको पूरा सेटअप बना रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामना दूंगा कि आपका ये पॉडकास्ट लोगों के लिए एक लाभप्रद बने, प्रेरणादायी बने, और इससे अन्य लोग भी प्रेरित होकर के आपके इस चैनल को देख करके, आपके इस पॉडकास्ट को देख करके आगे आए, आपसे आग्रह करें कि मेरा भी पॉडकास्ट कर दीजिए, जिससे मैं भी आपके माध्यम से गेन कर सकूं। थैंक यू सो मच, बहुत बधाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।